नमस्कार, मैं हूं वर्तिका। हमारे साथ हैं सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हेमलता। हेमलता जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हेमलता जी, आज मे डे है, जिसे हम मजदूर दिवस के तौर पर जानते हैं, और कोरोना वायरस की वजह से देश में अलग अलग जगहों पर सबसे ज्यादा कहें कि परेशानी उठानी पड़ रही है मजदूरों को। कई सारे मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, कई लोग अपने घर लौटे लेकिन बहुत सी परेशानियों के साथ, और अब उनको पता भी नहीं है कि वो दोबारा कब काम पर लौट पाएंगे। ऐसे में उनके सामने तो आर्थिक परेशानियां हैं ही, लेकिन उनके परिवार भी बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। इस पूरी स्थिति पर क्या कहना है आपका? ये जो लॉकडाउन है ये जरूरी था, लेकिन इसके साथ साथ केंद्र सरकार ऐसा ऐलान कर दिया कि सिर्फ 4 घंटे था लोगों के लिए। और खुद सरकार भी इसके लिए जो तैयारी होना चाहिए वो कुछ किया नहीं है, कुछ योजना नहीं है, ठोस योजना, खास करके जो मेहनतकश लोगों के लिए। क्योंकि जैसे आपने बताया कि उन्हीं का ऊपर इसका बहुत ज्यादा असर है। लाखों के संख्या में हमारा देश में जो माइग्रेंट वर्कर्स है, सरकार तो आदेश दिया है, कुछ गाइडलाइंस दिया है, डायरेक्शंस दिया है कि कोई को मतलब नौकरी उनका नहीं गिरफ्तार ये नहीं करना चाहिए, मतलब रिट्रेंचमेंट नहीं करना चाहिए, उनका वेतन देना चाहिए, और उनका जो घर का मालिक है उनको घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए, ये सारा बताया है। लेकिन वास्तव में क्या हुआ कि ये कुछ भी पालन नहीं हो रहा है। और छोटा छोटा कंपनी से लेकर बड़ा कंपनी तक आज हम जो देख रहे हैं उनको पूरा नौकरी से निकाल दिया है। लाखों जी। के संख्या में मजदूर बाहर खड़े हैं, घर से निकाल दिया गया, उनको काम से निकाल दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स बहुत बड़ा संख्या में है। और मजदूर ऐसा है कि खास करके जो डेली वेज वर्कर्स है और माइग्रेंट वर्कर्स है, जो काम करते हैं तो कमाते हैं तो खाते हैं। और जी। जब उनका इनकम आमदनी खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, आमदनी खत्म हो गया, तो अभी वो भूखे सड़क पे पड़े हैं। और जी। इसी का एक वजन था, क्योंकि उनको क्या करना है, इतना हजारों किलोमीटर अपना घर के बाहर है वो लोग, वहाँ कोई उनका देखभाल करने वाला, मदद करने वाला नहीं है। तो उनको सिर्फ उनका घर के पास, घर को जाना वो लोग चाहते थे, लेकिन कोई साधन नहीं है रवाना करने के लिए, कुछ भी इनके पास नहीं है। तो हमने देखा टीवी में कि लाखों के संख्या में मजदूर पैदल चल पड़े हैं, और इसी बीच में एग्जॉशन के वजह से या एक्सीडेंट के वजह से 200 लोग मारे गए सड़क में। और ये जो कोरोना वायरस से जिसका मौत हो गया उनके अलावा, तो ये बिना योजना, बिना कोई तैयारी के साथ ये काम करने की वजह से ये हुआ है। और हमारा देश का जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनका ऊपर इसका बोझ और भी ज्यादा है। हेल्थ वर्कर्स है, जी। जो हमारा देश का नर्सेस है, डॉक्टर्स है, और आशा है, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स है, जो इसमें जाकर काम कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको टेस्ट करने का, ये सारा काम में लगे हुए हैं। और हॉस्पिटल्स में उनका इलाज करने में, ये जो आइसोलेशन है ये सब कुछ जी। करने में लगे हुए हैं। जी। उनको कम से कम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी नहीं है, उनके पास ग्लव्स नहीं है, उनके पास सैनिटाइजर नहीं है, उनका मास्क नहीं है। इतना मतलब ये सारा तैयारी करके तो कर सकता था सरकार, लेकिन कुछ भी नहीं है। जी। और इसके साथ साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है एक पैकेज जो 1.7 लाख करोड़ का है, उसमें मजदूर के लिए कुछ ठोस नहीं है। जो मनरेगा वर्कर को वेतन बढ़ोतरी के लिए 202 रुपया बताया गया है, लेकिन काम ही नहीं है। मनरेगा वर्कर्स का काम ही नहीं मिल रहा है, तो 202 करने का कोई फायदा ही नहीं है। जी। और बाकी जो वो उसके लिए जो पैसा है वो तो ऑलरेडी बजट में उसका अलॉटमेंट हो गया था, वो कोई इसमें नया दिया हुआ नहीं है। जी। वैसे ही जो किसानों का लिए दिया गया है, तो टोटल जो है हमारा देश में सरकार से 0.8% जो पैकेज दिया हमारा जीडीपी का, जी। जबकि अलग अलग देशों में 10%, 20% भी दिया है। और हम जो मजदूर संगठन का लोग है, हम सब मिलके सरकार से अपील किया है कि कम से कम
ये 6-7% से ज्यादा होना चाहिए, ताकि लोगों को कुछ ना कुछ उनका ये मिले, राहत मिले। 7,500 सबका जो नॉन इनकम टैक्स पेइस है उनका खाता में जमा करने के लिए हम डिमांड किया है। ऐसा काम कुछ भी नहीं किया सरकार। तो इसी के वजह से मेनली एक तो कोरोना वायरस है ही, दूसरे साथ ये बिना योजना, बिना कोई एक ठोस प्लानिंग और प्रिपरेशन का, तैयारी का बिना ये करने के वजह से और भी ज्यादा दिक्कत मजदूर का ऊपर हो गया है। जी, तो आप कह रही हैं कि जब सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की, तब उनकी घोषणा करते समय मजदूर उनकी प्लानिंग में शायद कहीं दूर खड़े हुए थे, और एक ठोस प्लानिंग कहीं मजदूरों के लिए और खास करके प्रवासी मजदूरों के लिए बिल्कुल कतई कहीं भी नहीं दिखी। और जो राहत पैकेज की जो घोषणा की है, आपका कहना है कि जो दूसरे देशों में जिस अनुपात में राहत पैकेज की घोषणा की गई है, उसके कंपैरिजन में हमारे देश में बहुत ही कम है। करीब आपने बताया 0.8% का हमारा राहत पैकेज है, जबकि बाहर देशों में 6 से 7% का आपने बताया कि से भी 20% तक भी है कुछ देशों में। 30% तक भी राहत पैकेज कोरोना वायरस के समय दिया जा रहा है। और साथ ही में आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया यहाँ पे कि जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं, वो हमारे जो कामगार हैं उनको नहीं मिल पा रहे हैं, चाहे वो आशा वर्कर्स हों या आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, या फिर जो सफाई कर्मचारी हैं, नर्सेस को भी नहीं मिल पा रहे हैं पीपी, और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा संकट सामने आ गया है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात हम ये जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आपने सरकार को कहा है कि जो आपका राहत पैकेज है उसको रिवाइव कीजिए, और एक प्रोपोर्शनेट आपने कहा कि लगभग 7,000 रुपए उनके अकाउंट 7,500 7,500 करीब उनके अकाउंट में भेजे जाने चाहिए। ये तो हुई कि हम सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, मजदूरों की सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जितना सरकार ने कहा कि हम करेंगे और जितने पैकेज की घोषणा की, आपकी अलग अलग जगहों पे मजदूरों से, मजदूर संगठनों से बात होती होगी, क्या उतना भी अभी तक लोगों के पास उनके खाते में पहुंच पाया है? नहीं है बिल्कुल। जो डायरेक्शंस दिया है वो भी, एक तो ये पैसा जो सरकार वादा किया था कि उनका खाता में पहुंचेगा, वो तो पहुंचा नहीं है, वो एक बात है। लेकिन मजदूर के बाद जब हम करेंगे कि ये जो गाइडलाइंस दिया, अभी मैंने बताया कि उनको नौकरी से हटाना नहीं चाहिए, ये नहीं हो रहा है। ये सिर्फ निजी कंपनी में नहीं, बात यह है कि जो सरकार का पब्लिक सेक्टर है और सरकार का जो डिपार्टमेंट्स है, वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को निकाला जा रहा है। हमारे पास काफ़ी कंप्लेंट्स आया है। हम हर बार हमारा सीआईटीयू के तरफ से कम हम 20 चिट्ठी सरकार को, श्रम मंत्री जी को हमने लिखा है, उनका ध्यान को लाते हुए कि फलाना जगह में फलाना वर्कर्स के साथ ऐसा हुआ है। जैसे कहाँ पे सरकारी उपक्रम में, कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर में, वो परमानेंट वर्कर्स है, 20 साल से वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनको काम से हटाया गया, उनका वेतन में कटौती हुआ। ऐसे ही बहुत जगह में अलग अलग राज्यों से हमको ये आ रहा है, और जब भी हमारे पास आया तो हम सरकार को ये चिट्ठी लिखा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं है। क्या उसका कोई जवाब आप लोगों को मिला? जवाब भी नहीं मिला, और उसके लिए कुछ वो उनको वापस लेना, उनका जो वेतन कटौती हुआ वो वैसा भी कुछ हुआ नहीं है। और निजी क्षेत्र में तो बहुत संख्या में आप आईटी कंपनी देखो, मल्टीनेशनल से भी लेकर हमारा देश में अभी कई जगह में, कहीं 300, कहीं 1, कहीं 5, कहीं 400, ऐसा 500, ऐसा अलग अलग जगह में, कलकत्ता में, पुणे में, गुड़गांव में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, ऐसा जो आईटी सेंटर्स है वहाँ उनको काम से निकाला जा रहा है। तो अलग अलग प्राइवेट कंपनी भी वही हो रहा है। जी, तो हमने सरकार से हम ये रिक्वेस्ट किया कि आपका जो गाइडलाइंस है, डायरेक्टिव्स है,
वो आपको स्टैट्यूटरीली, मतलब उसका एक कानूनी बैकग्राउंड दीजिए, स्टैट्यूटरीली इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कुछ कदम उठाइए, ताकि उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना वो एक ये होगा, मतलब क्राइम होगा, उसका ऊपर कुछ कदम उठा सकते हैं सरकार, लेकिन वो अभी तक किया नहीं है। जी, तो आप यहाँ पे कह रही हैं कि जब सरकार ने प्राइवेट सेक्टर से अपील की थी कि आप अपने यहाँ से कर्मचारियों को मत निकालिएगा, उनकी तनख्वाह मत काटिएगा, तो प्राइवेट सेक्टर की तो बात छोड़िए, आप बता रही हैं कि सरकारी उपक्रम की कंपनियों से ही कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को निकाला जा रहा है और उनकी सैलरी काटी जा रही है, और साथ ही साथ में आपकी मांग ये भी है कि जो ये गाइडलाइंस सरकार ने दी हैं लॉकडाउन के दौरान कि आप कर्मचारियों को ना निकालें या उनकी सैलरी ना काटें, ये केवल मुंह जबानी कह देने से नहीं काम चलेगा। इसके लिए एक कानून सख्त बनाना पड़ेगा जिसकी गाइडलाइंस के तहत काम हो, और अगर कोई इनका उल्लंघन करता हुआ दिखे तो उन पे कार्रवाई की जाए। yeah. जी, यहाँ पे अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब अब दूसरा लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है लगभग, तब जाके जो डिफरेंट स्टेट्स में मजदूर फंसे हुए थे, उनके लिए कहा जा रहा है कि अब हम जाके आपको शायद ट्रेन तो नहीं खोल पाएंगे, लेकिन बसों से ही जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मजदूर और अन्य लोग हैं उनको वापस बुलाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये जो आपने पहले भी प्लानिंग की बात कही थी कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी मजदूरों को लेकर और खास करके प्रवासी मजदूरों को लेकर, अब इसका 3 मई को बताया गया था कि लॉकडाउन खुलने वाला है, तो इसका पूरे इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ेगा कि जब इतने समय तक मुश्किलें झेलने के बाद जो प्रवासी मजदूर अपने राज्यों को वापस जाएंगे और एक बहुत बड़ी संख्या में वापस लौटेंगे, वो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी वापस नहीं आ पाएंगे। तो इससे जो इंडस्ट्री में जो काम होता था, जो फैक्ट्रीज चलती थी, एक उन पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। दूसरा ये कि वो जो मजदूरों के लिए अब जाके कदम उठाया जा रहा है वो कितना, किस हद तक सही आपको लगता है? नहीं, एक तो अभी भी क्या कदम उठाया जा रहा है, प्रवासी मजदूरों को अपना घर लौटने का परमिशन दिया है, और केंद्र सरकार वो भी जिम्मेदारी नहीं लिया, वो राज्यों का ऊपर छोड़ दिया है। तो राज्यों को बोल रहे हैं आप आपस में कोऑर्डिनेट करो, और बीच में उनका हेल्थ चेकअप होगा और वो जाएंगे बसेस में। लेकिन हमारा ये है कि जो आसपास का राज्य है वहां तो मजदूर जा सकता है, मान लीजिए दिल्ली से यूपी जा सकता है, हरियाणा जा सकता है, लेकिन केरला में जो मजदूर काम करता है, असम से आया हुआ है, वो बस में कैसे जाएगा? तो इसीलिए हमारा डिमांड है कि वो ट्रेन का भी इंतजाम, केंद्र सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और ट्रेन का भी, स्पेशल ट्रेन्स का। अभी तो मालगाड़ी चल रहा है, ऐसा नहीं कि ट्रेन नहीं चल पाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो कुछ ट्रेन्स जो जरूरत पड़े, स्पेशल ट्रेन्स को चलाकर उनका जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करते हुए आप उनका टेस्टिंग करो, ये सारा चीज करो, उनका खाना पीने का इंतजाम करो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसका इनिशिएटिव लेकर उनका पहुंचाने का जिम्मेदारी लेना है। वो अभी थोड़ा उनका, क्योंकि जो भी इंसान कोई परेशानी में है तो वो घर जाना चाहता है, तो उनको घर लेके जाना ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जाएगा तो वहीं वो रुक जाएगा, ऐसा तो बात नहीं है। अगर उनका इंडस्ट्री फिर से चलेगा, उनका काम मिलेगा, तो कुछ दिन के बाद वो वापस भी आएंगे, तो उसका भी इंतजाम करना है। और ये है कि अभी एक और हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अभी 8 से बढ़कर 23% हो गया है, अभी कुछ ही दिनों में, इसी दौरान, मतलब ये जो लॉकडाउन, ये वायरस का ये सारा हुआ है, ये 1-2 महीने में, एक महीने के अंदर हो गया है, 23% हो गया है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन एक और है। अभी इंडस्ट्रीज में बोल रहे हैं कि हमको मजदूर नहीं मिलेगा, तो ये जो गैप है इसको ये ओवरकम, ब्रिज करने का जरूरत है। लोग तो काम चाहते हैं, वो काम नहीं है कि घर में ऐसे ही बैठना नहीं चाहते हैं, काम मिलेगा तो आएंगे। और पूरा काम तो हमारा देश का एग्रीकल्चर में नहीं है। अभी जो मजदूर वो पहले क्यों आए हैं, अलग अलग इतना दूर क्यों गए? क्योंकि अपना गांव में काम नहीं है, इसीलिए वो गए हैं।
मतलब इंडस्ट्री खुल जाएगा तो वो वापस जरूर लौटेंगे, क्योंकि लोगों को काम करना भी चाहते हैं, उनका आमदनी भी जरूरी है। तो जी इसको ब्रिज करने का जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को लेना पड़ेगा। जी। और साथ ही में आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ जब राज्य सरकारों की बात हो ही रही है, तो राज्य सरकारों की भूमिका पर भी बात करनी ज़रूरी हो जाती है। फिर इस पूरे कोरोना वायरस के दौरान, ये पूरे लॉकडाउन के दौरान, राज्य सरकारों का अपने यहाँ काम करने आए मजदूरों के प्रति जो रवैया रहा, उस पर आप क्या कहेंगे? जैसे पहले जब लॉकडाउन हुआ तो अ, महाराष्ट्र की सड़कों पर मजदूर निकलते दिखे बाहर, फिर गुजरात की सड़कों पर मजदूर निकल कर आए, और फिर बीच में केरल में भी कुछ थोड़े समय के लिए मजदूर निकल कर आए थे सड़क पे बैठ के अपनी बात कहने के लिए। और अब जिस तरीके से बिहार सरकार ने कहा कि हम कैसे वापस बुलाएं, हमारे पास तो संसाधन ही नहीं है। तो ये पूरा जो एक माहौल है, जो एक पूरा रवैया है राज्य सरकारों का मजदूरों को लेके, इस पर आप क्या कहेंगी? एक तो जैसे मैंने पहले ही बताया, ये पूरा जिम्मेदारी केंद्र सरकार राज्यों का ऊपर छोड़ दिया है। ऐसे ही राज्यों का जो साधन है, उनका पास जो पैसा है वो बहुत कम है। अभी जीएसटी को उनका जो शेयर मिलना चाहिए राज्यों को, केंद्र सरकार नहीं दे रहा है। अभी पीएम केयर फंड से एक शुरू किया है, वहाँ करोड़ों का रुपया आ रहे हैं। बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट हाउसेस भी दे रहे हैं, सरकार अपना कर्मचारियों से भी काट कर वहाँ डिपॉजिट कर रही है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका भी कुछ हिस्सा राज्यों को नहीं दे रहा है। तो राज्य सरकार का ऊपर बोझ बहुत ज्यादा है, एक तो है। लेकिन फिर भी बहुत सारे राज्य सरकार जो उनको करना चाहिए था वो भी नहीं किया है। तो जिसके वजह से एक तो नौकरी गया, एक भूखे में है, और दूसरा रहने का जगह नहीं है। और सरकार से जब मदद नहीं मिल रहा है तो लोगों के बहुत बड़ा संख्या में, जैसे आपने बताया, दिल्ली में भी वो पैदल जाने का ये हमने देखा, फिर मुंबई में देखा, गुजरात में देखा, ये सब जगह देखा। तो उनका जो कहना था कि उनको एकोमोडेशन ये करना है, प्रोवाइड करना है, फूड करना है, रिलीफ कैंप्स करना है, टेस्टिंग करना है, जिसको आइसोलेशन वार्ड में डालना है उनको वो व्यवस्था करना चाहिए, ये सारा। लेकिन कुछ हद तक कुछ राज्यों में किया है, जिसमें सबसे बेटर है कि केरला। केरला में जो एक दिन के लिए हुआ है, वो एक, वो सरकार का जो कलेक्टर है, उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर ने खुद बताया कि ये कोई प्रोवोक करके, फॉल्स इंफॉर्मेशन डाल के उनको प्रोवोक किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा संख्या में उनके लिए ये जो कैंप्स है वो बनाया गया। उनको जिसको चाहिए कि, क्योंकि कुछ नॉर्थ इंडिया का जो प्रवासी मजदूर है वो केरला का खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए जो खाना वो लोग खाते हैं वो रॉ मटेरियल्स उनको दिया गया। उनका एंटरटेनमेंट के लिए टीवी वगैरह रखा गया है। ये सब कुछ बहुत सारा इंतजाम वहाँ किया गया है, क्योंकि वहाँ सरकार, तो वहाँ का सरकार उनको प्रवासी मजदूर नहीं बोलते हैं, उनको अपना गेस्ट वर्कर्स बोलते हैं। और पहले से भी उनको बराबर उनका घर के लिए, उनका वेतन के लिए सुविधा पहले से कर रहा था, अभी कोरोना टाइम में ही नहीं। और कोरोना टाइम में उनको खास करके, जो आप जानते भी होंगे, हमारा देश में पहला केस केरला में आया था। और उससे पहले से ही जब उनको पता चला कि चाइना में ये कोरोना वायरस शुरू हुआ, क्योंकि बहुत सारा केरला का जो विद्यार्थी है वो छात्र है, चाइना में पढ़ते हैं, तब से केरला में इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दिया, टेस्टिंग के लिए, आइसोलेशन के लिए, केयर के लिए, सब कुछ के लिए। तो अभी वहाँ इतना ज्यादा नहीं है। तो वो सरकार वहाँ जो लेना चाहिए था, करना चाहिए था आम जनता के लिए, वो कर रहे हैं। जी, तो आप कहना आपका ये है कि जो जिम्मेदारी सरकार को, केंद्र सरकार को उठानी चाहिए थी, और एक एकीकृत एक पूरा कदम होता, और बिखरा हुआ ऐसा प्रयास नहीं होता अलग अलग राज्यों के स्तर पर, और अगर एक सेंट्रलाइज्ड एक तरीके से काम होता प्रवासी मजदूरों को अलग अलग जगहों पर वापस भेजने के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ही इस समय, आपने बताया कि पीएम के फंड में भी पैसा आ रहा है, और राज्य सरकारों के पास पहले ही बजट को लेके काफी कंस्ट्रेंट्स रहते हैं। तो ये बोझ प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने का, या फिर जो अलग राज्यों में लोग फंसे हुए हैं उनको वापस भेजने का, राज्य सरकारों के ऊपर ना डाल के केंद्र सरकार को
अपना इनिशिएटिव लेते हुए आगे आके इस पे काम करना चाहिए था। तो हो सकता है कि जितना हमको केओस दिखता है, जितना दिखता है कि मिसमैनेजमेंट, शायद वो कम लगता मजदूरों और प्रवासी मजदूरों को लेके, और शायद वो बेहतर प्रयास हो पाता। बिल्कुल आपने ये एकदम सही एक बात कही। बात है कि जी, हेल्थ तो राज्य सरकार का जिम्मेदारी है, जी, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनको कुछ नहीं करना है, वो उनका जिम्मेदारी है। लेकिन जो प्लान, एक योजना, क्योंकि ये पूरा देश में फैला हुआ है, केंद्र सरकार से एक योजना राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके बनाना चाहिए था। अभी जब भी ये लॉकडाउन को एक्सटेंड करना है, अभी इतना समय में केंद्र सरकार राज्य सरकारों से बहुत कम बार बात किया है। जी, और उसमें भी कौन बात करेगा, अपना बात रखेगा, वो तय करते हैं पीएमओ कि इस बार 8 मुख्यमंत्री बात करेंगे और एक बार और कोई बात करेगा। ऐसा जी, बहुत लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, तो जी, उनसे के पहले से उनको कॉन्फिडेंस में लेकर उनसे बातचीत करके उनको जी, प्लान में उनका योगदान होना चाहिए, और जिसके जो पैसा चाहिए उनको देना चाहिए, ये जी, करना। जी। तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती, ज़्यादा फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन रहता, और एक प्लानिंग पहले से ही बेहतर तरीके से होती, पॉइंट दर पॉइंट, तो स्थिति शायद बेहतर हो सकती थी। आप यहाँ पे आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहेंगे कि अ, जो प्रवासी मजदूरों के सामने दिक्कतें जो आ रही हैं, जो मजदूर दिहाड़ी पे काम करते थे, उनके सामने जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको जिस फैक्ट्री में वो लोग काम करते थे, उन फैक्ट्री वालों ने भी उनका साथ देने से मना कर दिया है। जैसे मेरी बात हो रही थी अभी कुछ दिन पहले, जो दिल्ली में मजदूर फंसे हुए हैं, एक जूता फैक्ट्री में वो काम करते थे। रोज का उनका करीब 500-600 बन जाता था। लेकिन अब जब लॉकडाउन हो गया है तो उनके पास एक कौड़ी भी नहीं बची है आज के टाइम पे, क्योंकि वो घर पे भी पैसा भेजना था, और जितना पैसा था वो करीब महीना भर में खत्म हो गया। इस स्थिति में भी जो जिस फैक्ट्री में वो लोग काम करते थे, उन फैक्ट्री के मालिक ने कोई मदद करने से मना कर दिया कि हम आपको लॉकडाउन के दौरान कोई एक्स्ट्रा मदद नहीं दे सकते हैं। क्या भूमिका बनती है यहाँ पे उन फैक्ट्री मालिकों की, या फिर अ, किस तरीके के एक्शंस स्टेट गवर्नमेंट्स को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे फैक्ट्री मालिकों के मालिकों पर करने चाहिए? एक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा मांग है कि जो हमारा देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट स्मॉल माइक्रो मीडियम सेक्टर्स, जो हम एमएसएमई बोलते हैं, वो सेक्टर में है। हम्म, और खुद उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा फैक्ट्रीज है, जो एस्टैब्लिशमेंट्स है कि वो अपना पूरा इतना ये नहीं कर सकते हैं। अपना जी, बड़ा बड़ा कॉरपोरेट से उनको compete भी करना पड़ता है, उनको कम दाम में इंस्टीट्यूशनल लोन भी नहीं मिलता है, उनका अपना दिक्कतें हैं। तो हमारा मांग है, जैसे कि बहुत सारा देशों में कर रहे हैं, हमारा देश में भी ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का मजदूर का जो वेतन है वो सरकार को देना चाहिए, जी, कम इस पीरियड के दौरान, जी, ताकि उनका ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। तो वो जब हम शुरू करेंगे वो भी आसान हो जाएगा, तो जी, मजदूर का वेतन मिल जाएगा, गारंटी होगा, तो वो अपना यहाँ रह के चला सकते हैं, जरूरत पड़े तो थोड़ी देर वहाँ गांव जा भी आ सकते हैं। और जबकि ओपन अप हो जाएंगे और फैक्ट्रियां काम करने का परमिशन मिल जाएगा, वो काम करने लगेंगे, तब मजदूर का भी परेशानी नहीं होगा और ये जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का भी परेशानी परेशानी नहीं होगा। नहीं तो होगा। वो काम करना चाहिए था, जो कि सरकार नहीं किया है। ऐसा है कि ये असंभव है, ऐसा बात नहीं है। सरकार, हमारा जो सरकार है आज का दिन में, बड़ा बड़ा कॉरपोरेट्स को बहुत सारे कंसेशंस दे रहे हैं, एग्जम्पशंस दे रहे हैं। इससे पहले भी कॉरपोरेट टैक्स का एग्जम्पशन दिया है, उनका राहत दिया है। हम जी, जो देख रहे हैं कि उनका वेल्थ टैक्स जो है वो पूरा बीजेपी सरकार आने के बाद 2016-17 का जो बजट है उस समय इसको रद्द कर दिया है। वेल्थ टैक्स अभी नहीं है, पहले जो था। हम्म, और ऐसा और भी हर बजट में लगभग 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा जो बड़ा बड़ा पूंजीपति लोगों को मदद मिल रहा है।
उनका जो टैक्स पे करना चाहिए उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। वो कॉर्पोरेट्स भी डिस्प्यूट नहीं किया कि हम इसको नहीं करना है, एग्री किया कि ये करना है, लेकिन करते नहीं है, टैक्स भरते नहीं है, कर पे नहीं करते हैं, वैसा है। ये कुल मिला के हमने देखा कि 15.62 15.62%, मतलब 15.62 लाख करोड़ रुपया उनके राहत मिला है। तो ये पैसा अगर मजदूर को देंगे और इस स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को ऐसा खर्च करेंगे तो जरूर हो सकता है राहत मिलेगा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को राहत मिलेगा। वहाँ जो मैक्सिमम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है, माइग्रेंट वर्कर्स है, उनको राहत मिलेगा। तो बात ये नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। अभी भी आप देखो, अभी कुछ दिन पहले एक खबर आया, IRS ऑफिसर्स जो रेवेन्यू सर्विस में काम करते हैं जी, उनका कुछ 50 लोग, वो लोग एक स्टडी किया है और एक रिपोर्ट दिया है अपना ऑर्गेनाइजेशन के तरफ, वो बाहर किया है कि अगर हमारा देश का सुपर रिच जो बहुत बहुत अरबपति है उनका ऊपर हम कुछ टैक्स डालेंगे तो जरूर इसके लिए जो कोरोना लॉकडाउन ये सारा ओवरकम करने के लिए पैसा हम मिल सकता है। तो लेकिन उसका ऊपर कार्रवाई किया गया है, ऐसा तो सरकार माना नहीं है, लेकिन जो उनका ऑफिस बेरर्स है, उनका 3 लोग, उनका ऊपर कार्रवाई किया गया, चार्जशीट दिया गया और उनको अलग जिम्मेदारी दे दिया गया है। तो अलग जिम्मेदारी चार्जशीट इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रपोजल क्यों दिया, इसलिए ऐसा, हाँ, रिपोर्ट क्यों दिया, हमने तो मांगा नहीं, आप क्यों रिपोर्ट ये किया है। तो वो तो कोई भी सरकार का अभी का दिन में अलग अलग सुझाव सुनना चाहिए, लोगों का बात सुनना चाहिए। अच्छा सुझाव है तो लागू करना है, नहीं तो ठीक है, वो मना भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन राय देने का भी ये नहीं है और उनका ऊपर कार्रवाई किया गया, भाई उसका मतलब क्या है। सरकार जो बड़ा बड़ा पूंजीपति लोग है, हमारा देश का सुपर रिच लोग जो है, बिलियनियर्स है, उनका ऊपर कुछ भी बोझ नहीं डालना चाहती है। जबकि केंद्र सरकार कर्मचारियों का जो DA इंक्रीमेंट मिलना चाहिए वो 2021 जुलाई तक उसको बंद कर दिया गया है। और वैसे ही जबरदस्ती मतलब सरकारी कर्मचारियों से ये कर रहे हैं, उनका ऊपर काम का घंटा बढ़ा दिया है। अभी गुजरात सरकार कर दिया, अभी मध्य प्रदेश सरकार कर दिया और भी कुछ राज्य सरकार कर दिया। केंद्र सरकार भी एक ऑर्डिनेंस के रूप में उसको लाने का कोशिश है, ऐसा हमको सुनने को मिल रहा है। और जो लेबर कोड्स है गुजरात में, जो मालिक लोगों का, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, उन्होंने एक सुझाव दिया है सरकार को, एक लेख दिया है कि ट्रेड यूनियंस को कम से कम 1 साल तक उनको पाबंदी लगाना चाहिए, प्रोहिबिट करना चाहिए। और सरकार अभी जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिल है, ये सारा कोर्ट्स है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास है, उसको कैसे ना कैसे उसको लागू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऑर्डिनेंस लाएगा या कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आएगा, ऐसा कुछ ना कुछ करके, मतलब अगर ये काम करेगा तो यूनियन का ऊपर बहुत बड़ा हमला हो जाएगा। अभी ऐसे ही लॉकडाउन का टाइम लेकर जब मजदूर बाहर नहीं आ सकते हैं, मोबिलाइज नहीं हो सकते हैं, उनका प्रतिरोध, उनका जो अपोजिशन है वो बता नहीं सकते हैं, ऐसा समय में सरकार ऐसा करना, उससे क्या हमको समझने को मिलता है कि ये सरकार किस लिए काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए, मजदूर के लिए, हमारा देश का इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं या बड़ा बड़ा पूंजीपति लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये साफ है, इसको बदलना चाहिए, तभी जाकर हमारा देश का मजदूर का कुछ वो जी सकते हैं और अपना जिंदगी चला सकते हैं। जी, तो अब आपने कहा कि अभी फिलहाल गुजरात से इस तरीके की पहल हुई है कि साल भर तक जो ट्रेड यूनियंस हैं उन पर रोक लगा दी जाए, और इस तरीके का एक ऑर्डिनेंस भी शायद आपने कहा कि केंद्र सरकार भी लाने की वर्किंग आवर्स के बारे में गुजरात सरकार ने नोटिफिकेशन दिया है। जी, और केंद्र सरकार के पास जो कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिल है, वो अगर ऑर्डिनेंस में या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में उसको लागू करने का कोशिश करेगा, क्योंकि उस बिल का जो प्रोविजंस है उसके तहत
मालिक लोगों को हायर एंड फायर का ये मिल जाएगा, संगठन बनाना बहुत दिक्कत हो जाएगा, और हड़ताल में जाना, कुछ प्रतिरोध जताना, ये सारा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएंगे। तो ये करने के लिए अभी कुछ मीडिया में ये खबर ऐसा आया है कि सरकार ऐसा सोच रही है, तो हम बोल रहे हैं कि ये सोच गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, अब उम्मीद करेंगे कि जब तक लॉकडाउन नहीं खुल जाता है, जब तक लोग अपने हक के लिए सामने नहीं आ सकते हैं या फिर अपना प्रतिरोध जब तक खुलकर नहीं जता सकते हैं, तब तक के लिए शायद सरकार इस फैसले को टाले। यहाँ पे अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि बात जब हमारी हो रही थी कि जब लॉकडाउन खुलेगा, जब वापस मजदूर आएंगे, जब फैक्ट्रियां दोबारा खुलेंगी, तब क्या होगा? क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है, ऐसा तो नहीं है कि लॉकडाउन खुलते ही ये पूरा पेंडेमिक खत्म हो जाएगा, कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। अभी भी जब ये हमारा दूसरा लॉकडाउन खत्म होने को है, तब दिन में एक और लगभग 2000 के आसपास मामले, पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में मजदूरों की सुरक्षा का क्या होगा, जो मजदूर फैक्ट्रीज में लौटेंगे? क्योंकि अभी तक तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर कोई फैक्ट्री खोलना चाहता है तो उसको मजबूत सुरक्षा के उपाय वहां पे करने होंगे, अदरवाइज जो मालिक है उन पे कड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन शायद फिर कुछ फैक्ट्री मालिकों की तरफ से प्रतिरोध आया होगा, तो फिर इस तरीके की खबरें सामने आई कि नहीं, अगर कोरोना वायरस का मामला फैक्ट्री में पाया जाता है तो मालिकों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक ऐसी स्थिति में जहाँ पे हजारों मजदूर एक फैक्ट्री में काम करते हैं और काफी क्लोज कांटेक्ट में काम करते हैं, कई जगह पे क्योंकि क्लोज कांटेक्ट रहता है, तो ऐसे में कोरोना वायरस के आसानी से फैलने का खतरा भी वहां पर बन सकता है। तो इस स्थिति में मजदूरों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए? हमारा ये कहना है कि ये जो टेस्टिंग है उसको और भी विस्तार करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है कुछ जगह में बहुत ज़्यादा है, कुछ जिलों में, और उस जिलों में भी कुछ इलाका में, कुछ शहर में वो ज़्यादा है। अभी अर्बन एरियाज में ज़्यादा है, रूरल एरियाज में इतना ज़्यादा नहीं है। तो जहाँ इतना नहीं है उसको हम प्रोटेक्ट भी करना है, और जहाँ ज्यादा है उसको रेड जोन, सरकार तो डिक्लेयर किया है रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन ऐसा करके। तो ये टेस्टिंग करना है, और जिसका पॉजिटिव आता है उनको बिल्कुल आइसोलेट करने का कोशिश करना चाहिए। उनको आइसोलेट करना है, उनको क्वारंटाइन में डालना है, ये सारा उनका हेल्थ का ये सारा करना है, और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देना है। और जहाँ ऐसा नहीं है, केसेस बहुत ही कम है या बिल्कुल नहीं है, वहाँ ये सारा काम धीरे धीरे उसको लागू करना चाहिए। फिर वहाँ भी ये प्रोटेक्टिव देना चाहिए, प्रोटेक्टिव मेजर्स देना, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है। हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा देश में जो सोशल डिस्टेंसिंग ऑलरेडी है, धर्म के नाम पर चलता है, जात के नाम पर चलता है, ये भेदभाव सारा, तो ये फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, सोशल यूनिटी होना चाहिए। इस बीच में भी ये धर्म के नाम पर जो हो रहा है उसको बंद भी करना चाहिए। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देते हुए, उनका टेस्टिंग का जो हेल्थ का जो प्रिवेंटिव एंड ट्रीटमेंट का केयर है वो अवेलेबल करते हुए खोलना चाहिए। ऐसा तो बंद करके हम हमेशा नहीं रख सकते हैं, और वो ठीक भी नहीं है। पूरा इकोनॉमी बंद हो जाएगा तो ये नहीं हो सकता, लोगों के पास पैसा भी नहीं है, तो फैक्ट्री बंद रहेंगे तो ये रास्ता नहीं है। लेकिन जहाँ ज़्यादा केसेस है वहाँ तो कुछ दिन के लिए करना ही पड़ेगा, जहाँ केसेस नहीं है वहाँ धीरे धीरे ये आगे करना पड़ेगा। तो हमारा जो मेडिकल एक्सपर्ट्स है उनका जो ये एडवाइस है उसको मानते हुए ग्रेजुअली लॉकडाउन को ईज करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो ये एक दिन में खत्म होने वाला मामला भी नहीं है। कोरोना वायरस जो है, कुछ लोग बोल रहे हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि एक साल तक भी हो सकता है। मतलब इसका जो खतरा है तो कैसा फैलेगा ये पता नहीं है। सेकेंड वेव भी आ सकता है बोल रहे हैं, अभी कुछ दिन के लिए अगर कम भी हुआ, ऐसा तो कम हुआ नहीं लगता है, लेकिन अगर हुआ भी है फिर सेकेंड वेव आएगा ऐसा भी बोल रहे हैं। तो हमको हमेशा के लिए सावधान रहना पड़ेगा, और ये टेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें।
और पब्लिक हेल्थ हमारा उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। आज का दिन में जो है हमारा हॉस्पिटल्स में, हमारा सरकारी हॉस्पिटल्स में बेड्स कम है, और खास करके पिछले 20 साल से, जो 20-30 साल से जो उदारीकरण का नीति चल रहा है, उसमें खास कर मतलब कॉन्शियसली पब्लिक हेल्थ का ऊपर जो खर्च कम करते जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है, लाखों के संख्या में वैकेंसीज है, वहाँ टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है। आज अखबार में आया कि हमारा देश में जो बेड्स है, टोटल बेड्स है, उसमें लगभग 2/3, मतलब 3 में 2 हिस्सा प्राइवेट बेड्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास है। सरकार के पास सिर्फ 1 में 3, 1/3 बेड्स है। और जो वेंटिलेटर्स है 80% वेंटिलेटर्स निजी दवाखाना में है, बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, सरकार हॉस्पिटल में कम है। लेकिन आज कौन अटेंड कर रहे हैं ये कोरोना वायरस का? प्राइवेट हॉस्पिटल्स का क्या भूमिका है इसमें? जो कर रहे हैं सब पब्लिक हॉस्पिटल्स में हो रहा है। उनका ट्रीटमेंट, टेस्टिंग, इतना बोझ उनका ऊपर है। 24 आवर्स काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, नर्सेस वगैरह। कुछ लोग इसका शिकार भी हो गए हैं, कुछ एग्जॉस्शन से ये हो रहे हैं। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ना तो कोरोना का ये कर रहे हैं, और बाकी जो करना है वो भी नहीं कर रहे। बाकी जो रेगुलर नॉन कोरोना केयर करना है, करते थे पहले, वो अभी नहीं कर रहे हैं। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, इसको बढ़ाना चाहिए आने वाले दिनों में। जो नर्सेस है, डॉक्टर्स है, उनका पोस्टिंग बढ़ाना चाहिए उनका, और उनका फैसिलिटीज बढ़ाना चाहिए। पब्लिक हेल्थ को एक राइट के रूप में, नहीं कि वो एक लग्जरी है, ऐसा नहीं, प्रिविलेज है, ऐसा नहीं जिसके पास पैसा है वो उसको हेल्थ मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये हमारा जिम्मेदारी है सरकार को देने का, और हक है हमारा देश का नागरिक का। जी हेमलता जी, आज मजदूर दिवस पर जो देश के अलग अलग कोनों में बैठे जो कामगार, जो मजदूर, जो हेल्थ वर्कर्स, जो आईटी सेक्टर के वर्कर्स, या जिन्होंने अपनी जॉब खो दी है, या जिनके ऊपर जॉब जाने का खतरा मंडरा रहा है, वो जो लोग जो बैठे आपको देख रहे हैं, हमारे दर्शकों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा आवाज उठाना चाहिए। मजदूर का ऊपर जो हमला है, मजदूर का एकता का, आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एकता का। हम सब मिलके, बात तो चल रहा है कि हम सब मिलके कोरोना से लड़ना चाहिए, लेकिन वो जो एकता को तोड़ने का ये भी चल रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ जो तबलीगी जमात हुआ था उसका नाम पर हो रहा है, कुछ एक धर्म का फॉलोअर्स को अटैक करने का बात चल रहा है। अभी भी, आज भी कुछ ये हमने देखा है। तो ये बंद होना चाहिए। मजदूर को कम से कम ये है कि हम सबको एक होना चाहिए। तो कोरोना से फाइट करने के लिए एक होना चाहिए। हमारा जो अधिकार हमने पाया है, जैसे कि 8 दिन काम करने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, हड़ताल में जाने का अधिकार, लड़ने का अधिकार, इसको बचा के रखने के लिए ये एकता बहुत जरूरी है, वो करना। और इसी सीमा के अंदर भी हमारा आवाज को सुनाना चाहिए। अभी तक मजदूर और आम जनता, प्रधानमंत्री जी जो बताया है वो करते थे। अभी ताली बजाने के लिए बोला, थाली बजाने के लिए बोला है, दीप को मतलब लाइट्स को बंद करने के लिए बोला, फिर दिया जलाने के लिए बोला, ये सारे किया है। अभी हमको अपना मांगों को लेकर ये जो फिजिकल डिस्टेंसिंग को मानते हुए, पालन करते हुए, अपना घर में, अपना बालकनी में, अपना घर के सामने, या अपना यूनियन ऑफिस में जहाँ जा सकते हैं वहाँ जाकर, CITU ने और सभी ट्रेड यूनियंस ने नारा दिया है कि ये 12 घंटे का काम हम नहीं मानेंगे, हम नहीं करेंगे। 12 घंटा जो काम का बढ़ोतरी है इसको हम मंजूर नहीं है, और वेतन का कटौती हम नहीं मानेंगे, और जो काम का जो रिट्रेंचमेंट हो रहा है ये नहीं बंद करना चाहिए, और जो सबसे अमीर लोग हैं, सुपर रिच है, उनका ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, और जो गरीब है, मजदूर है,
जो हमारा देश का संपदा को पैदा करते हैं। आज हमारा देश का संपदा मजदूर पैदा करते हैं, खेत जो हमारा किसान पैदा करते हैं, खेत मजदूर पैदा करते हैं, इनको बचाना चाहिए, इनका जिम्मेदारी सरकार को लेना चाहिए। तो इसीलिए हमने आह्वान किया कि मई 1 को ये सभी अपना अपना जगह में खड़ा होंगे और ये नारा उठाएंगे, वो 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, और सरकार को इसको सुनना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। तो ये रखते हुए आने वाले दिनों में भी अपना एकता को मजबूत करते हुए अपना अधिकार को बचाने के लिए संघर्ष को तेज करना है। और वो नहीं तो हम इसको नहीं, हम बच नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है। यही हमारा मई डे दिवस का अवसर पर हम मजदूर से रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं। जी, हेमलता जी, एशिया विल हिंदी के साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हम अपने सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहेंगे कि वो मजदूर जो इस देश को चलाते हैं, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, जो बड़े चुपचाप तरीके से एक नींव के पत्थर की तरह इस देश के विकास के लिए लगे रहते हैं, उनके हक के लिए आज हमें कुछ करने की ज़रूरत है। क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे वो लोग सबसे इसकी कहें कि बुरी मार झेल रहे हैं। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस आवाज़ को पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को शेयर करें। और हमें जो मजदूर या कामगार जो हमसे जुड़े हुए हैं, दर्शक जो हमें देख रहे हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि आप अपने आसपास के लोगों तक मजदूरों के हक को लेकर जो बातें कही गई आज, या फिर जो मांगे हैं मजदूरों के हक की, उनको पहुंचाया जाए। आप सभी लोगों का हमारे साथ एशिया विल हिंदी के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेमलता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। देश और दुनिया की बाकी जानकारी के लिए आप बने रहिए एशिया विल हिंदी के साथ। धन्यवाद।